गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आरएलसी सीरीज सर्किट को डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेजोनेंस। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेजोनेंस, हम यहाँ रेजोनेंस इन सीरीज एंड रेजोनेंस इन पैरेलल दोनों सर्किट में कंसीडर करेंगे कि हमारा रेजोनेंस सीरीज में क्या कंडीशन होती है, पैरेलल में। बट उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज रेजोनेंस। तो जब हम बात करते हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस इज अ फिनोमिना। रेजोनेंस हमारा वो फिनोमिना है जो सीरीज और पैरेलल दोनों ही सर्किट्स में अवेलेबल होता है, दोनों ही सर्किट्स में पाया जाता है। कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन होनी चाहिए, व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी। और ये कंडीशन तब क्रिएट होती है व्हेन वी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज is constant जब हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करके फ्रीक्वेंसी में चेंज करना शुरू करते हैं, तो एट विच कंडीशन, हमें जिस भी कंडीशन पे पावर फैक्टर यूनिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है, एट दैट कंडीशन हम लोगों को रेजोनेंस कंडीशन मिलने लगती है। अब व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, this is our second condition. And the third condition, circuit behaves as a purely resistive circuit. These are the three conditions जिन पर हमारा रेजोनेंस जनरेट होता है। तो सबसे पहले जो हम लोगों के दिमाग में हमेशा क्या रहता है कि XL इक्वल्स टू XC इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। नहीं, दिस इज द कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस। सीरीज के केस में कंडीशन डिफरेंट होती हैं, पैरेलल के केस में कंडीशन डिफरेंट होती हैं। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जिन पर रेजोनेंस जनरेट होता है? द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आर व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज एंड द सर्किट बिहेवियर इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और ये तीनों कंडीशंस हमें कब मिलती हैं? व्हेन हम जब चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसीज में और अपने वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। अब अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो आप ये चीज देख सकते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं तो XL और XC दोनों अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, बिकॉज XL भी हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट एंड XC भी हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और अगर XL XC चेंज होंगे तो सिंपल सी बात है, इंपीडेंस चेंज होगा। अगर इंपीडेंस चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी करंट की वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो इनडायरेक्टली हम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करके अगर फ्रीक्वेंसी में भी चेंज करते हैं तो भी हम अपने इंपीडेंस को और करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए एट विच कंडीशन हम लोगों को जो पावर फैक्टर यूनिटी मिलना स्टार्ट होता है, वो कंडीशन हमारी रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंडीशंस अलग अलग सर्किट के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है सीरीज रेजोनेंस को। तो जब हम बात कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस की, तो फिनोमेना क्या होगा कि व्हेन रेजोनेंस टेकिंग प्लेस in series circuit, then this condition known as series resonance। यानी जब रेजोनेंस हमारा सीरीज सर्किट में जनरेट होने लगता है, हम उसको सीरीज रेजोनेंस कहने लगते हैं। अब सीरीज रेजोनेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पर अपना सीरीज सर्किट ड्रॉ किया RL एंड C। तो हमने RLC को यहां जनरेट किया, तो RL एंड C, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी टर्म। तो यहां से अगर हम अपने इंपीडेंस की कंडीशन को जनरेट करें, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इंपीडेंस? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें यहां पर वो कंडीशन बनानी है जिस कंडीशन पे सीरीज रेजोनेंस जनरेट हो जाए, यानी पावर फैक्टर को या तो यूनिटी बनाए, या वोल्टेज और करंट को सेम फेज में लाएं, या सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव बनाएं। तो यहां पे जब हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस यानी वो कंडीशन जिस पर हमें वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो जब हमने सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन को चेक किया, अब हमें अगर सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव बनाना है, तो इन शॉर्ट हमें इस XL माइनस XC वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि यही टर्म आपके सर्किट को प्योरली रेजिस्टिव नहीं होने देगा।
तो जैसे ही हमने XL माइनस XC को 0 किया तो आप देखेंगे Z केवल R के बराबर रह गया, पहली कंडीशन। जैसे ही Z R के बराबर हुआ, सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव हो गया। जैसे ही सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हुआ, रेजिस्टेंस के केस में V और I आर इन सेम फेज, वो दोनों सेम फेज में आ गए। और अगर हम पावर फैक्टर की वैल्यू को चेक करें तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R बाई Z की जगह R पुट किया, वैल्यू इज 1। तो आपने देखा कि जैसे हमने XL माइनस XC को 0 के इक्वल रखा, हमें अपने रेजोनेंस की सारी कंडीशंस को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यानी यही वो कंडीशन है हमारी जिस कंडीशन पे सीरीज रेजोनेंस जनरेट होगा। तो यहां से अगर हम देखें, XL बराबर हो गया XC, XL की वैल्यू होती है 2 पाई FL, XC की वैल्यू 2 पाई FC। अब क्योंकि हम यहाँ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो हमने F को FR में कन्वर्ट कर दिया है ना, रेजोनेंस टर्म में। तो हमने FR को इधर लेकर गए तो ये बना FR स्क्वायर, यहां पर ये टर्म बन गया 2 पाई का स्क्वायर L इंटू C। अब अगर यहां से मैंने FR का वैल्यू निकाला, दोनों साइड स्क्वायर अपना स्क्वायर रूट करके, तो हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हुआ 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये बना हमारा वो फॉर्मूला जिस फॉर्मूले पे हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपनी वैल्यू प्रोवाइड कराती है। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर जाकर हमें रेजोनेंस फिनोमेना मिलता है, वो फ्रीक्वेंसी बनी हमारी FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पॉइंट पर हमारा रेजोनेंस जनरेट हो रहा है इन सीरीज सर्किट। ठीक है, तो चलिए अब आगे का टॉपिक अपना पढ़ते हैं। आई थिंक अब आप लोगों को सीरीज रेजोनेंस का फिनोमेना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अवर नेक्स्ट टर्म इज, तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस के टर्म की, अब हम यहां पर बनाते हैं कि वेरिएशन इन डिफरेंट क्वांटिटीज विद फ्रीक्वेंसी। हम यहां पर अलग अलग क्वांटिटीज के साथ वेरिएशन को चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं करंट एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है करंट। तो अगर हमें करंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन चेक करना है तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा XL और XC का रिलेशन। तो चलिए देखिए, एक तरफ मैंने XL को लिखा, एक तरफ मैंने XC को लिखा, बिकॉज यही दोनों टर्म है जिन पर जाकर हमारी रेजोनेंस कंडीशन जनरेट हो रही है और यही फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर हमने R वाले टर्म को क्यों नहीं कंसीडर किया? बिकॉज R लेने का कोई पर्पज नहीं था। R के केस में तो वोल्टेज और करंट ऑटोमेटिकली सेम फेज में पहुंच रहे हैं। अब देखिए, XL का फॉर्मूला होता है 2 पाई FL, यानी XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और I का फॉर्मूला होगा V बाई XL, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब हम बात कर रहे हैं XC के केस में, तो XC का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC। 1/2 पाई FC की जब हम बात कर रहे हैं तो यानी XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड I बराबर V बाय XC, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम ध्यान से देखें, एक ही सर्किट में फ्रीक्वेंसी के साथ करंट के दो अलग अलग नेचर हमको नजर आ रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी है जहां पर करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एक करंट ऐसा है हमारा जहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ वो इनवर्स रिलेशन में जा रहा है, और करंट तो सीरीज सर्किट में हमारा सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि जहां पर एक बार वो उसके इनवर्स जाएगा, एक बार वो उसके लीनियर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर उसका ग्राफ कंसीडर करें तो लीनियर और तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन पर हमें FR मिल रहा है, यानी मैक्सिमम करंट मिल रहा है। अब अगर आप ये साइड देखें, इस साइड से फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है और साथ साथ करंट भी उसके साथ लीनियरली बिहेव कर रहा है। तो करंट और फ्रीक्वेंसी का लीनियर रिलेशन किस सर्किट में था? व्हेन द सर्किट इज बिहेव्स लाइक अ XC, दैट मींस इन दिस साइड XC XL से ग्रेटर देन रखा जा रहा है। अब हम इस साइड पहुंचते हैं, इस साइड फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है बट करंट लगातार घट रहा है। इसका मतलब इनवर्स रिलेशन किस में आ रहा है? व्हेन XL आपका बिहेवियर में है, यानी XL ग्रेटर देन XC। तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी हुई? यानी XC और XL जब एक दूसरे के बराबर होंगे तब हमें वो कंडीशन मिलेगी जहां पर हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलने शुरू हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा पहला वेरिएशन जो हमारा करंट और फ्रीक्वेंसी के साथ है। ओके, चलिए
हमने अपने नेक्स्ट वेरिएशंस को देखते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। हमने एक ही ग्राफ में बहुत सारी क्वांटिटीज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वांटिटीज कौन कौन सी ले रहे हैं? वन इज रेजिस्टेंस, देन इम्पीडेंस, देन एक्सएल, देन एक्सी। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के साथ अपनी क्वांटिटीज का वेरिएशन देखते हैं। आप फ्रीक्वेंसी को कितना भी चेंज कर लो, रेजिस्टेंस इज सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा? सेम। अब हम अपने इंपीडेंस को चेक करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैं कंडीशन लिख रही हूं, इफ Z इज मिनिमम, तो ऑब्वियस सी बात है करंट कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। और Z मिनिमम किसके बराबर वैल्यू दे रहा है हमें? R के बराबर, यानी करंट के ठीक उल्टा बिहेवियर होगा इंपीडेंस का। तो अगर हमने ये पॉइंट को FR मान लिया, तो मिनिमम FR पे जाकर Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम। उससे पहले FR Z का वैल्यू ज्यादा, उसके बाद भी Z का वैल्यू ज्यादा, और करंट का ठीक उल्टा बिहेवियर बनेगा हमारे Z का। ये देखिए, और मिनिमम R तक वैल्यू तो वो देगा ही देगा। तो ये ग्राफ किसका बनकर तैयार हुआ बेटा? हमारा Z का, करंट के नेचर का। यानी देखिए, ऊपर मैंने करंट का ग्राफ बनाया है, करंट के ग्राफ का ठीक उल्टा ग्राफ हमने इंपीडेंस का बनाया, बिकॉज वो दोनों में करंट जब मैक्सिमम हो रहा है तब इंपीडेंस आपका मिनिमम होता जा रहा है। और मिनिमम 0 क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा Z मिनिमम R वैल्यू तो हमें दे ही रहा है। नाउ एक्सएल, एक्सएल के साथ आपने कंडीशन पहले निकाल दी, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जब एक्सएल हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो यहां पर ये वैल्यू कैसी प्रोवाइड कराएगा हमें? ये वैल्यू प्रोवाइड कराएगा हमें लीनियर रिलेशन। तो अगर हम लीनियर रिलेशन की बात करते हैं, तो दिस इज अवर लीनियर रिलेशन। फ्रीक्वेंसी जितना चेंज होगी, एक्सएल उसी हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। नाउ एक्सी की बात कर रहे हैं, तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और हम जो टर्म यूज कर रहे हैं बेटा यहां पर वो है एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सी को मुझे निगेटिव साइड बनाना है ना? तो एक्सी को जब मैं निगेटिव साइड बना रही हूं, तो इनवर्स रिलेशन के हिसाब से वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा, दिस इज एक्सी। नाउ अगर मैं एक्सएल माइनस एक्सी बनाऊं, तो एक्सएल में से एक्सी को माइनस करूंगी तो पहले निगेटिव वैल्यू देगा, उसके बाद धीरे धीरे वो FR पे पहुंचेगा जहां पर एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर होंगे, और उसके बाद वो एक्सएल की तरफ जाने लगेगा। तो ये ग्राफ बना मेरा x बराबर एक्सएल माइनस एक्सी का। आई थिंक अब ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बना? बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। Z का ग्राफ कर्व क्यों बना? बिकॉज जैसा करंट का नेचर था बिल्कुल वैसा ही इंपीडेंस का नेचर बना, बट इनवर्स, और मिनिमम R तक वैल्यू दे रहा है। XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, XC इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमने इसे पॉजिटिव साइड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमें XL में से XC को माइनस करना है, तो XC की वैल्यू को नेगेटिव साइड रखा गया। फिर XL माइनस XC को जब बनाया, तो ग्राफ पहले XC के फेवर में रहेगा और धीरे धीरे वो XL के फेवर में जाता जाएगा। तो ये बनकर तैयार हुआ बेटा हमारा कर्व, डिफरेंट रिलेशन विद डिफरेंट क्वांटिटीज। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम Q फैक्टर भी कहते हैं, और एक और नाम इसको दिया जाता है, दैट इज वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर। हमने 3 तरीके से इस फैक्टर को डिफाइन किया है। अब हम जब बात कर रहे हैं बेटा क्वालिटी फैक्टर की, तो क्वालिटी मींस यानी हमें वो क्वालिटी चेक करनी है अपने रेजोनेंस की जिस कंडीशन पे हमारा सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में पहुंच रहा है, और इसको हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना यानी वोल्टेज को या तो इंक्रीज करना यानी मैग्निफिकेशन करना, मैग्नीफाई करना अपने वोल्टेज को। तो हम किन वोल्टेजेस की हेल्प से अपने सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन जनरेट कर रहे हैं? केवल VL और VC, बिकॉज इस केस में करंट हमारी क्या है? सेम, इसीलिए हमने इसको करंट मैग्निफिकेशन फैक्टर नहीं कहा, बिकॉज सीरीज सर्किट में करंट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। हम किन चीजों में चेंज लेकर आ रहे हैं? हम XL और XC में चेंज लेकर आ रहे हैं। XL बराबर XC, और जब XL XC के बराबर है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं दोनों साइड करंट का मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहां पर ये टर्म बन गया VL बराबर VC। इसका मतलब दोनों ही केस में हम वोल्टेजेस को चेंज कर रहे हैं। दैट्स वाई पहली बात तो ये क्वेश्चन हमेशा क्या पूछते हैं कि हम क्वालिटी फैक्टर जो है सीरीज सर्किट का, उसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पर करंट क्या रहती है हमारी? सेम। हम मैग्निफिकेशन किसका कर रहे हैं? हम इंक्रीज या डिक्रीज किसको कर रहे हैं? वोल्टेजेस को, वो भी VL और VC को, इसलिए इसे वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं बेटा Q फैक्टर की,
तो दिस इज अ फैक्टर, फैक्टर मतलब रेशियो। तो वोल्टेज या तो VL लू या VC लू, और इसका रेशियो किसके साथ देखा जाएगा, टोटल वोल्टेज के साथ जो रेजोनेंस पे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये रेशियो सिमिलरली मैंने VC के साथ रिलेशन बनाया तो भी मेरा सेम वैल्यू निकल कर आया, VC बाय V। अब अगर मैं इसको ड्राइव करती हूं तो वैल्यू ऑफ VL इज IXL, वैल्यू ऑफ V इज IR। रेजोनेंस कंडीशन पे वोल्टेज क्या था हमारा, R के बराबर। तो यहां से वैल्यू निकल कर आई XL बराबर R। XL की जगह पर मैंने ओमेगा RL लिखा, यहां पर लिखा मैंने R। ओमेगा R की जगह पर मैं रख सकती हूँ 2 पाई FRL अपॉन R। और अभी आपने थोड़ी देर पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया था जिसका फॉर्मूला था 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC इंटू L डिवाइडेड बाई R। 2 पाई से 2 पाई को मैंने कैंसिल आउट किया, L से अंडर रूट L को कैंसिल आउट किया, फॉर्मूला मेरा बनकर तैयार हुआ 1 बाय R अंडर रूट LC। ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ मेरे Q फैक्टर का। तो आई थिंक अब आप लोगों को Q फैक्टर की वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो हम लोग ब्रीफ में एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जहां पर हम लोग फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला कंडीशन सीरीज रेजोनेंस, तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, द फर्स्ट कंडीशन पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए, इम्पीडेंस R के बराबर होना चाहिए यानी मिनिमम, करंट हमारी मैक्सिमम मिलेगी, फोर्थ पॉइंट V और I सेम फेज में होंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC रहेगा। और सेवेंथ पॉइंट, Q फैक्टर का फॉर्मूला हमारा बनेगा 1 बाय R अंडर रूट L बाय C। ये हुए हमारे सीरीज रेजोनेंस के कंडीशंस और उनके फॉर्मूले एक जगह। तो आई थिंक अब आप लोगों को सीरीज रेजोनेंस समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैंड विड्थ ऑफ सीरीज RLC सर्किट। तो जब हम बात कर रहे हैं बेटा बैंड विड्थ की, तो बैंड विड्थ में पहले तो ये समझ जाइए कि व्हाट इज बैंड विड्थ। द बैंड विड्थ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना। वो क्या होती है हमारी बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो दो फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंस, या एक तरीके से कह सकते हैं एक ऐसा बैंड तैयार करना और उसकी विड्थ को कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं बेटा बैंड विड्थ की, तो डेफिनेशन क्या हुआ इसका, डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारी बैंडविड्थ का डेफिनेशन क्या हुआ, बैंडविड्थ उन दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है जिन पॉइंट पर आपका पावर आपकी मैक्सिमम वैल्यू से आधा हो जाए, वो बनता है हमारा बैंडविड्थ। तो अगर हम करंट के साथ इसकी करंट फॉर्मूला देखें, करंट का रिलेशन, तो हमारा कर्व कुछ ऐसा बना था, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ FR एंड दिस इज अ IM। तो इस FR के दोनों साइड की दो फ्रीक्वेंसीज के साथ हम ऐसा बैंड तैयार करेंगे। तो हमने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे दो पॉइंट लिए, दिस इज F1, दिस इज F2, और यहां पर हम अपनी करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का बैंड बना, इसी को कहा जाता है बैंडविड्थ, यानी F1 और F2 के बीच का डिफरेंस कहा जाता है बैंडविड्थ, जिसे हम डेल F से डिनोट कर रहे हैं। बैंडविड्थ बराबर डेल F बराबर F2 माइनस F1। अब क्योंकि इन दोनों ही फ्रीक्वेंसीज पे हमारी पावर को हमने आधा कहा है, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसीज FR से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे रखी गई हैं, जिससे कि दोनों का इक्वल बिहेवियर रहे और एक ही सेम पॉइंट पर मिले। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है बेटा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ये पावर क्या कहलाती है हमारी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे जाके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की कंडीशन में क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा एट रेजोनेंस करंट क्या हो जाती है हमारी, IM इक्वल टू V बाय R, है ना। और हमारी मैक्सिमम पावर क्या होगी उस टाइम पे, IM स्क्वायर R। अब एट बैंडविड्थ पोजीशन
हमने जब बैंडविड्थ पोजीशन पर पहुंचे तो एट बैंडविड्थ पोजीशन हमने कहा कि पावर हो जाती है मैक्सिमम का आधा। मैक्सिमम का आधा का मतलब हमने यहाँ पर IM²R/2 किया। तो मैं इस टर्म को एक अगर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ IM/√2 का होल स्क्वायर इंटू R। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कंपेयर करूं एक जनरल से, तो व्हाट इज द करंट वैल्यू? करंट एट बैंडविड्थ, हमारी करंट की वैल्यू क्या निकल कर आई? IM/√2, यानी इस पॉइंट पर हमारी करंट की वैल्यू हो गई IM/√2। तो बैंडविड्थ पे जाकर हमारी पावर हो जाती है आधी और करंट हो जाती है मैक्सिमम का डिवाइडेड बाई √2। ये हुआ हमारा बैंडविड्थ। अब हम यहां पर डिराइव करेंगे अपनी इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने पहली कंडीशन ली। अगर मैं एक जनरल कंडीशन लूं है तो ये हमारा क्या सर्किट है? एक RLC सीरीज सर्किट है। तो जनरल करंट क्या बनेगी मेरी? VXL-XC का होल स्क्वायर, I=V/√R² प्लस XL-XC का होल स्क्वायर। ये बना मेरा जनरल फॉर्मूला, पहली इक्वेशन है ना। अगर मैं एट रेजोनेंस कंडीशन पर पहुंचूं तो IM का वैल्यू मेरा बना V/R, जो आपने अभी भी लिखा था, और एट बैंडविड्थ पोजीशन करंट हो जाती है मेरी IM/√2। मैं अगर इस IM को यहां पर पुट करूं तो मैं इस तरीके से अपनी इक्वेशन बना सकती हूँ। IM की जगह मैंने वैल्यू पुट करी तो बना मेरा V/√2R। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखूं तो ये करंट निकल कर आ रही है सेम, है ना। बैंडविड्थ के टाइम पर हमने अपनी मैक्सिमम करंट को तो यूज किया ही नहीं। इसका मतलब करंट एक जनरल फॉर्म में क्रिएट हो गई हमारी, और ये भी एक जनरल करंट है हमारे जो RLC में फ्लो हो रही है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को सेम करूं, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमारा वैल्यू क्या बना? V/√R² प्लस XL-XC² इक्वल टू V/√2R। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया तो V से V कैंसिल आउट हुआ। यहां पर बची मेरी वैल्यू √R² प्लस XL-XC का स्क्वायर इक्वल टू √2R। मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड, तो ये वैल्यू बनी XL-XC का स्क्वायर इक्वल टू 2R²। R² को उधर लेकर गए तो XL-XC का स्क्वायर इक्वल टू R²। अब दोनों साइड ही स्क्वायर है, दोनों साइड से स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट लेने के लिए यहां पर मुझे अब दो कंडीशन चाहिए, क्योंकि हम यहां पर दो फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए, यानी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो यहां पर जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मैंने यहां पर कंडीशन ये लिखी XL-XC बराबर ±R। ये दो कंडीशन लेने का रीजन क्या था? बिकॉज हम लोगों को दो फ्रीक्वेंसीज पर काम करना है, एक F1 और एक F2, यानी एक FR से पहली फ्रीक्वेंसी, एक FR के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, यानी एक लोअर हाफ और एक अपर हाफ। तो हमने यहाँ पर इसलिए दो कंडीशंस क्रिएट की हैं। अब इस XL को मैंने लिखा ω/L, XC को मैंने लिखा 1/ωc बराबर ±R। तो ये बनकर तैयार हुई मेरी एक कंडीशन। तो ये वो कंडीशन बनी हमारी जिस कंडीशन पे हम लोग अपनी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बात कर रही हूं फॉर लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यानी मैं बात कर रही हूं F1 की, तो F1 की जब मैं बात करूं तो जहां जहां ओमेगा आ रहा है वहां मैं क्या रखूंगी? ω1 L माइनस 1/ω1c इक्वल टू, अब क्योंकि लोअर हाफ के लिए कह रहे हैं इसीलिए हमने -R को कंसीडर किया, जब अपर हाफ के लिए करेंगे तो इसको +R कंसीडर करेंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3 फॉर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यानी F2। ओमेगा की जगह रखा मैंने 2, तो मेरी इक्वेशन बनकर तैयार हुई फॉर +R के साथ इक्वेशन नंबर 4। तो पहले ये बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने इस तरीके से जनरेट की। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ गई है, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, ये देखिए इक्वेशन ω1 और ω2 को अगर मैं ऐड करती हूँ, L कॉमन,
1/ω1 1/ω2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो माइनस के साथ साथ 1/c कॉमन, और माइनस आर और प्लस आर को अगर मैं ऐड करती हूँ तो वैल्यू आ गई मेरी 0। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, ω2 प्लस ω1 ब्रैकेट के बाहर l माइनस कॉमन 1/ω1 प्लस 1/ω2 ब्रैकेट के बाहर 1/c इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उठाकर उधर ले गए, ω2 ω1 l इज इक्वल टू, यहां मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर बना ω2 प्लस ω1 इंटू 1/c। अब देखिए ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो गया, ω1 ω2 बराबर हो गया 1/LC। अब अगर आप ध्यान से याद करें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, और उस फॉर्मूले की वैल्यू क्या निकल कर आई थी हमारी, एफ आर। ये देखिए एफ आर बराबर 1/2π√LC। यहां से अगर मैं इस 2π को इधर ले लूं तो ω बराबर 1/√LC, यही वैल्यू निकल कर आई थी मेरी। तो 1/LC किसके बराबर हुआ मेरा, ω² के बराबर। अब इस ω1 की जगह रखे मैंने 2πf1 मल्टीप्लाइड ω2 की जगह रखा मैंने 2πf2 इक्वल टू 2πfr का स्क्वायर। तो ये 2π से ये 2π क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, f1 f2 बराबर fr²। पहला रिलेशन तो ये निकल कर आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कि दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लीकेशन एफ आर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। हमें 4 में से ही 3 को क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें ω2 माइनस ω1 यानी f2 माइनस f1 चाहिए। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया। देखिए इक्वेशन, ω2 में से ω1 को माइनस किया, l कॉमन, 1/ω2 में से 1/ω1 को माइनस किया, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों में से इस माइनस किया तो वैल्यू बन गई मेरी ट्वाइस ऑफ आर। तो इक्वेशन क्या बनी, ω2 माइनस ω1 l, मैंने प्लस को बाहर लिखकर इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि एक टर्म माइनस में बन रहा है एक टर्म प्लस में बन रहा है, 2r। अब देखिए इसको इक्वेशन को सॉल्व किया, ω2 माइनस ω1 l, यहाँ मैंने कॉमन लिया ω1 ω2 माइनस ω1 1/c इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। अब देखिए ऊपर ही हम लोगों ने प्रूफ कराया भी है, ω1 इक्वल टू इंटू ω2 बराबर होता है 1/LC। हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, l प्लस ω2 माइनस ω1 1/LC इंटू 1/c। तो c से c कैंसिल आउट और ये l ऊपर पहुंच गया, तो टर्म बना मेरा ω2 माइनस ω1 l प्लस ω2 माइनस ω1 l बराबर ट्वाइस ऑफ r। ये दोनों एक जैसे टर्म है, ट्वाइस कॉमन ले लिया हमने, 2ω2 माइनस ω1 l बराबर 2r। 2 से 2 कैंसिल, l को मैंने जस्ट डिवाइड करा दिया, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2πf2 2πf1 बराबर r/l। 2π को कॉमन ले लिया, f2 माइनस f1 बराबर r/2πl। और अगर आपको याद हो यही होती है हमारी बैंडविड्थ, तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ बैंडविड्थ। f2 माइनस f1 का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, r/2πl। अब यहां से अगर मैं f1 की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो चलिए देखिए ग्राफ देख लेते हैं एक बार, ग्राफ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा ग्राफ था, ये डिस्टेंस अगर डेल एफ है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, डेल f/2, और ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, डेल f/2। तो एफ आर में से अगर मैं इस डेल f/2 को माइनस कर दूं तो f1 मिल जाएगा, और एफ आर में अगर मैं ये डिस्टेंस को ऐड कर दूं तो मेरा f2 मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। तो वही हम कर रहे हैं, f1 का फॉर्मूला एफ आर माइनस डेल f/2 एंड f2 का फॉर्मूला एफ आर प्लस डेल f/2। तो दीज आर अवर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, जिनके बेसिस पे हम अपनी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोगों ने सीरीज रेजोनेंस को कंप्लीटली खत्म कर लिया, फिर हम पैरेलल रेजोनेंस पे आएंगे और अपने पैरेलल रेजोनेंस के डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम अपना एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रेजोनेंस का। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। एक सर्किट ले रहे हैं,
तो चलिए अपना एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सीरीज RLC सर्किट लिया हमने, जिसमें R का वैल्यू है 10 ओम, L का वैल्यू है 0.1 हेनरी एंड C का वैल्यू है 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, डिटरमाइन करना है फर्स्ट पार्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्यू फैक्टर एंड थर्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमने जितने भी रेजोनेंट के डेरिवेशन किए, सिर्फ एलिमेंट्स की जरूरत होती है कैलकुलेट करने के लिए, ना तो हम वोल्टेज का यूज कर रहे हैं ना करंट का यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आराम से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। गिवन डेटा क्या है, R आपको दिया गया है 10 ओम, L दिया गया है 0.1 हेनरी एंड C इज 8 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो सबसे पहले पूछा गया था FR 1/2 पाई अंडर रूट LC। Just put the values 3.14, 0.1 into 8 into 10⁻⁻6. Our answer is 177.94 hertz. Simple calculation. Now our second part is Q factor. Formula था 1/R under root L by C, 1/10 under root 0.1 into 8 into 10⁻⁻6. हमने क्यू फैक्टर को कैलकुलेट किया, द आंसर इज 11.18। एंड अवर थर्ड पार्ट इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी F1 एंड F2। तो F1 और F2 के लिए तो सबसे पहले हमने डेल F कैलकुलेट कर लिया, और डेल F था हमारा R/2 पाई L। R इज 10, 2 इंटू 3.14, L की वैल्यू थी 0.1। तो सबसे पहले डेल F की वैल्यू निकल कर आई हमारी 15.914 हर्ट्ज। अब इस वैल्यू से हमने F1 कैलकुलेट किया यानी FR माइनस डेल F बाई 2। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी 177.94, डेल F बाई 2 की वैल्यू निकल कर आई 7.957, माइनस किया 169.98 हर्ट्ज। नाउ F2 FR प्लस डेल F बाई 2 यानी 177.94 प्लस 7.957, वैल्यू निकल कर आई 185.89 हर्ट्ज। तो ये हुआ हमारा सिंपल फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल RLC सीरीज सर्किट का। नाउ अब हम अपना सेकंड न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको पैरेलल रेजोनेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया मैंने। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम एंड इंडक्टेंस 0.75 हेनरी आर इन सीरीज द resonant frequency is 55 hertz if supply is 250 volt, 50 hertz. Find first part value of capacitance, second I, थर्ड cos phi। तो देखिए सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि RLC सीरीज सर्किट है। ये देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मुझे 55 हर्ट्ज दे रखी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसको अगर मैं 55 के बराबर रख दूं तो हम यहाँ से C की वैल्यू को बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी 1/2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट L का वैल्यू था 0.75, C बराबर 55। तो 1/√C का वैल्यू निकल कर आया 299.2768। C निकल कर आया मेरा 11.16 माइक्रो फैरड। पहला आंसर आ गया हमारा। अब देखिए सेकंड आंसर कैलकुलेट करना है हमें। I रेजोनेंस की कंडीशन में I का वैल्यू होता है जस्ट V/R। V था 250, R था 40। सिंपल कैलकुलेशन किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा करंट निकल कर आया 6.25 एम्पियर
Our third part is cos phi. So at resonance condition, what is the value of cos phi? The cos phi value is 1. सिंपल कैलकुलेशन. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे कोई क्वांटिटी दे दी जाए और उस क्वांटिटी के बेसिस पे आपसे आगे की चीजें पूछ ली जाए. तो ये हुए हमारे रेजोनेंस की कंडीशंस एंड रेजोनेंस के फिनोमिना. आपके से रेजोनेंस का यानी सीरीज रेजोनेंस कंप्लीट हुआ हमारा. इन द नेक्स्ट वीडियो हम पैरेलल रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे और पैरेलल रेजोनेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी. अब थैंक यू.